आज इस वीडियो में हम लोग होम लोन के बारे में कंप्लीटली जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हाउसिंग लोन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। एसबीआई ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कंप्लीट प्रोसेस है एचबीएल का वो भी कोई भी वीडियो में जो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद क्या करना होता है, उसके बाद कैसे आप बैंक के थ्रू में सब कुछ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, टेनियर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है आपके इनकम सोर्स के हिसाब से, पर्पस क्या क्या होता है जो आप ले सकते हैं, एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एसबीआई की तरफ से लेने से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, आपका लोन टू वैल्यू कितना होता है, और उसी के साथ साथ जो मन में आपका सवाल आता है सभी कुछ इस वीडियो में 100% मैं बोल सकती हूँ क्लियर हो जाएगा आपको। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ होम लोन क्या होता है? पर्पस ऑफ होम लोन, सबसे पहले आप अगर कोई रेडी टू मूव फ्लैट या हाउस खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको दिया जाता है, या फिर हाउस का कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। आप प्लॉट खरीद कर हाउस बाय कर मतलब बनाना चाहते हैं, पहले प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसके बाद बनाना चाहते हैं तब भी आपको होम लोन मिलता है। या फिर आप अगर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन करना चाहते हैं, आपके समझ लीजिए आपका ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर आप और एक फ्लोर बनाना चाहते हैं तब भी आप हाउस लोन के लिए एप्लीकेबल हैं। पर्पस के हिसाब से होम लोन के प्रोडक्ट में एसबीआई में ऐसे न्यूमरस प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेरी है वो प्रोडक्ट के बारे में या फिर होम लोन के उस सेक्शन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आज हम बनाएंगे एसबीआई का जो रेगुलर होम लोन है उसके ऊपर। रेगुलर होम लोन में देखिए क्या मिलता है आपको, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, नो हिडन चार्जेस मिल रहा है, स्पेशल ऑफर मिल रहा है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका सैलरी होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका सैलरी स्टेट बैंक में ही हो, आपका सैलरी चाहे कोई भी बैंक में हो, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कुछ अलग से इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। वुमेन बोरोअर्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ कंसेशन हमेशा ही एसबीआई में दिया जाता है, जैसे कि बेसिकली 0.05% का कंसेशन मिलता है। अगर आप योनो के थ्रू में एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसके ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी। प्रोसेसिंग फी वेब्ड होता है कभी कभी, जैसे कि जो फेस्टिवल सीजन्स होता है उसके टाइम में ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रोसेसिंग फ़ी वेब्ड किया जाता है, या फिर कभी कभी प्रोसेसिंग फ़ी एकदम कम किया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर होता है। और एसबीआई की, जैसे मैंने बता दिया, एसबीआई की वेरियस लो होम लोन प्रोडक्ट्स है जो आपके एवरी नीड्स के ऊपर ठीक बैठता है। एलिजिबिलिटी में सभी कोई होम लोन के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका एक स्टेबल इनकम है, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो, आप होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। होम लोन के लिए सैलरीड, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, जिनका अगर सैलरीड हैं तो इंडिविजुअल आपका इनकम मिनिमम 25,000 होना चाहिए और फॉर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25,000 से नीचे भी कुछ कुछ होम लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आप बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो एप्लीकेंट्स हैं उनका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, सिविल स्कोर भी देखा जाता है जो 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। ये सभी के लिए क्राइटेरिया है। सैलरीड अगर आप हैं तब भी आपका क्रेडिट स्कोर 650 या उससे ऊपर होना चाहिए, या फिर -1 होना चाहिए। -1 आपका तब भी होता है जब आप कोई भी लोन कभी नहीं लिए हो। और उसी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनका 5 years का एक्सपीरियंस देखा जाता है, और बाकी जो क्राइटेरिया है आगे आपको पता चल जाएगा। अभी जान लेते हैं कि लोन आपको कितना मिल सकता है। आपके प्रोजेक्ट के वैल्यू के ऊपर आपका एलटीवी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर आपका प्रोजेक्ट वैल्यू 30 लाख या उससे कम है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट 30 लाख उससे कम है तो आपका मार्जिन मनी लगेगा 10%, मतलब 3 लाख, और आपको लोन मिलेगा 90%, मतलब जो रेस्ट ऑफ मनी है मतलब 27 लाख मिल जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट वैल्यू होता है 30 लाख से लेकर 75 लाख तक तो आपका मार्जिन मनी बैठता है 20%, मतलब 6 लाख, और बाकी आपको लोन में मिल जाता है। अगर प्रोजेक्ट वैल्यू आपका है 75 लाख से ऊपर तब जाकर आपको ये 25% मार्जिन आपको देना होता है और 75% लोन में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि बैंक जो है हमेशा ही
जब ज़्यादा करके पैसा बैंक का रिस्क में जाता है, बैंक उतना ज़्यादा करके मार्जिन आपसे लेता है, क्योंकि बैंक हमेशा ही ये सिक्योर करता है कि आपका रीपेमेंट सिस्टम ठीक है, बैंक का जो पैसा है वो ज़्यादा रिस्क में ना आ जाए। इसीलिए कम पैसे में, मतलब अगर आपका रिक्वायरमेंट कम है, प्रोजेक्ट वैल्यू कम है, तो बैंक आपको ज़्यादा एलटीवी देता है, और अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बैंक आपको मार्जिन मनी ज़्यादा लेता है और एलटीवी वैल्यू आपका कम हो जाता है। अभी बात करेंगे सबसे ज़रूरी पॉइंट को लेकर, जो होता है इंटरेस्ट रेट। एसबीआई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी दे रहा है। गाइस, आप चेक कर पाएंगे कि आरबीआई फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले बेसिस पॉइंट में बढ़ोतरी कर चुका है, इसलिए 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है और इसी के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बढ़ोतरी मिलेगी सभी बैंक्स में। सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करके एसबीआई अभी तो आपका इंटरेस्ट रेट बैठाता है। पहले ये स्कोर नहीं था, पहले आपका एम्प्लॉय स्टेटस देखकर ये तय किया जाता था। नॉन सैलरीड और सैलरीड एम्प्लॉयड को अलग अलग तरह का इंटरेस्ट दिया जाता था, लेकिन फ़िलहाल ये चेंज कर दिया गया है, इसको मॉडिफिकेशन किया गया है। और यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि सिविल स्कोर के ऊपर ही सिर्फ ध्यान दिया गया है और कुछ नहीं। सिविल स्कोर आपका जितना ज़्यादा होगा, आपको इंटरेस्ट रेट उतना कम ऑफ़र किया जाएगा, क्योंकि बैंक अभी तय करता है कि आपका रीपेमेंट सिस्टम कैसा है, उसके मुताबिक ही बैंक आपको लोन का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। 800 या उससे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सिविल स्कोर अगर आपका अभी चल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.05, मतलब टर्म लोन के ऊपर। अगर मैक्स गेन लेते हैं तो इसमें आप 40 बेसिस पॉइंट अलग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर अभी है 750 से लेकर 799 तक, तो आपको 7.15 का जो ऑफ़र दिया जा रहा है। अभी अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 तक है, तो आपको 7.25 का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। 650 से लेकर 699 तक 7.35 दिया जा रहा है। 550 से लेकर 649 तक 7.55। और अगर आपका सिविल स्कोर -1 है या फिर कोई सिविल स्कोर नहीं, मतलब आपने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है गाइस, तो आपका सिविल स्कोर -1 आता है। इस टाइम पर आपको सिविल स्कोर देखकर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठता है वो होता है 7.25%, बहुत ज़्यादा होता है औरों के मुकाबले। सबसे कम आपको ऑफ़र किया जाता है 800 से ऊपर का, जो कि आपका अगर बहुत ही अच्छा रीपेमेंट स्कोर रहा है तभी जाकर ये बनता है। तो अगर आपका ये नहीं बनता है तो भी आप परेशान मत होइए। 750 भी अगर आपका बनता है तो 7.15 का आपको इंटरेस्ट गेन, मतलब यहाँ पर ऑफ़र किया जाएगा। मैक्स गेन में अगर हम बात करें तो सभी में आप 40 बेसिस पॉइंट ऐड कर लेंगे तो आपको मैक्स गेन का पता चल जाएगा। जस्ट रेगुलर होम लोन के टर्म लोन के ऊपर 40 बेसिस पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। ये 1 जून 2022 से चालू हुआ है और यही रेट अप टू, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता है तो यही रेट आपको चलता रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ी, गाइस प्रोसेसिंग फ़ी जब वेब्ड होता है तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ प्रोसेसिंग फ़ी अगर आपको लग जाता है तो वो प्रोसेसिंग फ़ी क्या होता है, 0.40% ऑफ द लोन अमाउंट के ऊपर 0.40% आपको लग सकता है। लेकिन कुछ भी हो, मिनिमम आपको 10,000 देना ही होता है और मैक्सिमम आपको 30,000 तक लग सकता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसके साथ साथ जीएसटी भी ऐड होता है जो 18% जीएसटी होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये एसबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कब ये प्रोसेसिंग फ़ी वो लोग हटा दे या फिर कम कर दे, या फिर अगर जैसे मैंने बता दिया है, अगर आप योनो से प्रोसेस करते हैं या फिर सैलरी क्लास से, तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आपको मिल जाता है जो प्रोसेसिंग फ़ी में आपको कम दिखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप जान लीजिए, जो बिल्डर्स टाइड अप हैं एसबीआई के प्रोजेक्ट के साथ, उनका टीआईआर और वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो आपको अलग से प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए अगर आप कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो उसका टाई अप जो है वो एसबीआई के साथ है कि नहीं। अगर एसबीआई के साथ टाई अप है तो आप उसका जो सर्चिंग और वैल्यूएशन वगैरह है वो पहले से ही हुआ रहता है, इसलिए आपको कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं देना होता है। लेकिन अदर देन एसबीआई टाइड अप प्रोजेक्ट्स, आपको कहीं पर भी ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसके साथ साथ जो वैल्यूएशन है वो भी आपको देना होता है, सर्चिंग का भी आपको देना होता है।
सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही जो डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो है सबसे पहले कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म का जो ड्यूली फिलअप फॉर्म होगा उसका कॉपी और उसी के साथ साथ 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटोग्राफ। और अगर आप योनो से इसको प्रोसेस करते हैं तो ये फॉर्म आपको नहीं लगता है, ये डिजिटली प्रोसेस होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, पैन, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस और वोटर आई कार्ड। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आप जो दे सकते हैं वो है आधार कार्ड, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस का बिल, ये सब चल जाता है। उसी के साथ साथ नीचे के जो डॉक्यूमेंट्स में जो आपको ज़रूरी होता है वो है प्रॉपर्टी पेपर्स में, ये सभी का मैंडेटरी है। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है, सभी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो ये आपको चेक करना होगा और बैंकर से ये जाके पता करना होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हैं अगर आप रेडी टू मूव में जा रहे हैं तो। शेयर सर्टिफिकेट जो है महाराष्ट्र के लिए ये होता है, बाकी मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब ज़रूरी होता है। अप्रूव्ड प्लान कॉपी, जेरोक्स ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ बिल्डर, कन्वीनियंस डीड जो न्यू प्रॉपर्टी के लिए होता है, और पेमेंट रिसिप्ट्स फॉर बैंक, अगर आपका पेमेंट रिसिप्ट है कुछ शो करता है बिल्डर और सेलर के बीच में जो पेमेंट रिसिप्ट होता है वो चाहिए होता है। बैंक कभी कभी आपको ये अकाउंट स्टेटमेंट चाह सकता है, जैसे 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, जो आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो। और उसी के साथ साथ बैंक का अगर आपने किसी और प्रीवियस लोन लिया हुआ है उसका भी स्टेटमेंट बैंक मांग सकता है। इनकम प्रूफ में अगर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं आप तो सैलरी स्लिप मांग सकता है 3 मंथ्स का, और जो फॉर्म 16 है उसका लास्ट 2 ईयर्स कॉपी, ये हो सकता है सैलरीड के लिए। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो नॉन सैलरीड के लिए आपको ये सब लग सकता है। बिजनेस एड्रेस का प्रूफ लगेगा, आईटी रिटर्न्स लगेगा 3 ईयर्स का, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस शीट ये भी 3 ईयर्स का लगेगा, बिजनेस लाइसेंस डिटेल्स लगेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट लगेगा और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर ये जैसे कि सीए, डॉक्टर वगैरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होता है। बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होता है लोन के प्रोसेसिंग के टाइम पर। अभी जान लेते हैं मॉरेटोरियम क्या होता है गाइस। अगर आपने समझ लीजिए लोन ले लिया है, ओके, अब भी आपका कंस्ट्रक्शन वाला लोन ही मैं समझ लेती हूँ कि कंस्ट्रक्शन वाला लोन आपने ले लिया है, आपका जो ईएमआई है वो तो फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो जाता है। जब भी इसका अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही आपका ईएमआई कटना चालू हो जाता है। लेकिन आपका समझ लीजिए जो होम है वो बनने में और 2 साल लग जाएगा, तो आप अगर चाहें तो इस पीरियड को आप ईएमआई नहीं भी पे कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, चाहे आपका फ्लैट हो या फिर आपका घर हो, मॉरेटोरियम के लिए बैंक हमेशा ही आपको 6 मंथ्स का, मिनिमम 6 मंथ्स का पीरियड देता है और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 18 मंथ्स का मतलब 1.5 साल का टाइम देता है। तो इस टाइम में आपको आप चाहे तो ईएमआई को पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका ईएमआई या फिर जो मॉरेटोरियम पीरियड है ये 10 ईयर को एक्सीड नहीं कर पाएगा। अगर आपने 10 ईयर लिया है 30 ईयर्स तक तो वो 10 ईयर आपका कभी भी इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगा। आपको उसी 10 ईयर में इसको कंप्लीट करना होगा। मतलब आपने समझ लीजिए 6 मंथ्स का आपने मॉरेटोरियम ले लिया है, तो अगर आपने 30 ईयर्स का लोन लिया है तो वही 29 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का आपका हो जाता है पीरियड। ईएमआई आपको 29 एंड 6 मंथ्स में काट देगा, और जो मॉरेटोरियम आपने 6 मंथ्स का नहीं दिया है वो इंक्लूड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल की। लेकिन मैं ये हमेशा ही सजेस्ट करूँगी आपको कि मॉरेटोरियम पीरियड आप कभी भी ना लें। अगर आपने ईएमआई आप नहीं दे रहे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में है नहीं दिया है आपने, फिर भी आपका जितना ईएमआई बनता है उसका एटलीस्ट 80% आप मंथ टू मंथ अगर दे दें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर होता है तो आपका इंटरेस्ट होगा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मॉरेटोरियम ले लिया है तो आपका ईएमआई का बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कितने एज के लिए या फिर कितने 10 ईयर के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, जैसा कि मिनिमम आप 5 इयर्स के लिए और मैक्सिमम 30 इयर्स तक आपका 10 ईयर होना चाहिए। मतलब बैंक 70 इयर्स तक आपको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफेंस एम्प्लॉय के लिए ये
जो टेन्योर है ये 5 इयर्स ज़्यादा होता है। मतलब डिफेंस एम्प्लॉयज़ हमेशा ही 5 इयर्स ग्रेस एक पीरियड पाते हैं। और अगर आप कभी भी लोन लें, चाहे आप 40 इयर्स में लें या फिर 30 इयर्स में लें, कभी भी ये टेन्योर आपका 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होगा और आपका एज 70 इयर्स से एक्सीड नहीं करेगा। वो देखते हुए ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अभी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ये प्रोसेस आपका कैसे चलेगा। अगर आपने योनो के थ्रू में या फिर डिजिटली इसको प्रोसेस किया है या फिर आपने जो ब्रांच में जाकर ही एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है, उसी के साथ साथ आपका हो जाता है सर्चिंग वैल्यूएशन। सर्चिंग और वैल्यूएशन के लिए बैंक ही आपको, बैंक का जो एम्पैनल्ड एडवोकेट्स हैं उसको रेकमेंड करता है, उनकी तरफ से ही आपका सर्चिंग और वैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाता है। ये सब रिपोर्ट देने के बाद बैंक का प्रोसेसिंग चालू होता है, प्रपोजल प्रोसेस होता है और सैंक्शन इशू होता है। ये जो प्रपोजल प्रोसेस और सैंक्शन का टाइम लगता है ये बैंक खुद के हिसाब से ये करता है, जिसके लिए आपको कुछ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है लोन एग्रीमेंट। आपको एक लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आपको सिग्नेचर भी करना होता है ब्रांच में जाकर। इसके बाद चालू होता है मॉर्गेज एक क्रिएशन। मॉर्गेज क्रिएशन का सर्टिफिकेट इशू होता है। ये मॉर्गेज क्रिएशन के सर्टिफिकेट इशू होने के बाद एक सैंक्शन लेटर जो इशू होता है, सब कुछ प्रोसेसिंग के बाद ही सैंक्शन लेटर में एक कॉपी आपको दिया जाता है, एक कॉपी ब्रांच के पास रहता है और इसके बाद ही आपका डिसबर्समेंट होता है। लेकिन डिसबर्समेंट के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 6 मंथ्स के अंदर ही आपको जो काम है, अगर आप कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं तो 6 मंथ्स के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना होता है। से डिसबर्समेंट चाहे आपका कितना भी हो, सब कुछ कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट अपने वैल्यूअर से, जो बैंक का वैल्यूअर है उनसे एक सर्टिफिकेट इशू कराना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो आगे चलकर कभी भी आप होम लोन का टॉपअप या फिर उसके रिगार्डिंग और कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करना होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपने अगर अभी तक होम लोन लिया है तो वो किस प्रोवाइडर से लिया है, आपको इंटरेस्ट रेट कितना ऑफ़र किया गया है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किस से लेना चाहते हैं और आपको फ़िलहाल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई भी रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन रहे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलता है फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।